हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में बेसिकली हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है ये। और ये चैप्टर को लेकर थोड़ा सा बच्चों में रहता है डर कि भाई एग्जाम्पल बेस्ड है, एग्जाम्पल ज्यादा है, स्ट्रक्चर्स के बारे में चीजें याद नहीं होती है ना। तो उसको थोड़ा आसान करने की कोशिश करूंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा प्योर एनसीईआरटी बेस्ड। पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पढ़ाई जा रही है। फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब हो गया बच्चे कि हम या जो प्लांट बेसिकली डिस्कस करेंगे वो बाय डिफॉल्ट हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि एक्सटर्नल व्यू कैसा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, किसका, एंजियोस्पर्म्स का, है ना। तो बेसिकली हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के अंदर बच्चे हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की। फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी कैसी है, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी होती है। देखिए, आप जब एक प्लांट की बात करते हैं तो आपको समझना है कि भाई जो प्लांट है इस प्लांट में आप बताइए कि भाई एक तो होता है रूट सिस्टम और एक होता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में आता है एक तो स्टेम, स्टेम पर आप बताइए ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस पर आपको याद करनी है जैसे ये एक लीफ है, फिर आप बताइए इस पे फ्लावर्स भी आते हैं और यही फ्लावर्स आगे फ्रूट बनाते हैं और फ्रूट में सीड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम पढ़ेंगे भी इस चैप्टर को इसी सीक्वेंस में। हम सबसे पहले बात करेंगे रूट की, फिर बात करेंगे स्टेम की, फिर लीफ की, फिर फ्लावर की, फ्रूट की और फिर सीड की, और फाइनली फिर हम फैमिलीज पर आएंगे। 4 फैमिली जो हमारे सिलेबस में इसी सीक्वेंस में हम चलने वाले हैं। याद रखिए कि यहां बीच में आपको बीच बीच में स्ट्रक्चर एक याद और करनी है जिसको हम बर्ड कहते हैं। तो बर्ड के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, जो कि स्टेम की नोड और इंटर नोड्स की बात करेंगे तब हम इसके बारे में भी डिस्कस करके आएंगे। तो बेसिकली जब आप प्लांट की बात करते हैं मॉर्फोलॉजी में तो आप बताइए कि प्लांट का बेस है रूट जो सॉइल में ग्रो करता है, स्टेम जो एरियल होता है, मेन पार्ट रूट और स्टेम होते हैं और स्टेम बियर करता है लीफ को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, सबको। तो इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे। सबसे पहले हम रूट पढ़ेंगे, रूट के बाद हम स्टेम पढ़ेंगे, स्टेम के बाद हम लीफ पढ़ेंगे। तो चलिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम सीक्वेंस में शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चे वो टॉपिक नंबर 1 हमारा होगा रूट। जब हम रूट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रूट की, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो रूट है बच्चे ये ग्रो करती है किसमें, सॉइल में। रूट के अगर फंक्शंस की बात आ जाए तो आप बताएंगे कि रूट के फंक्शन जो है एक तो आपको याद करना है वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन। वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। साथ ही साथ आप बताइए कि ये फूड को भी स्टोर करते हैं, इसको लिखेंगे स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड के साथ साथ आप याद रखिए बच्चे प्रोडक्शन ऑफ पीजीआरस, ऑफ पीजीआरस। पीजीआरस बताइए फाइटो हार्मोन्स है जो कि हम प्लांट फिजियोलॉजी के प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, है ना। इनमें से ऐसे हार्मोन्स भी हैं बच्चे जो रूट की सेल्स में भी सिंथेसाइज होते हैं। जब हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में बात हम करने वाले हैं। तो आप बताइए फंक्शंस में अगर देखा जाए ना तो सबसे मेन फंक्शन जो है वो इसका वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन है। रूट का मेन फंक्शन जो कि सॉइल से ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को ग्रो करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एनसीईआरटी लिखती है एनकरेजिंग द प्लांट टू ग्रो, सही है। तो आप बताएंगे कि एनकरेज करते हैं प्लांट बॉडी को ग्रो करने में कि वाटर और मिनरल्स हम आपको एब्जॉर्ब करके देंगे। साथ ही साथ आपको ये बात समझनी है कि जब हम रूट की बात करते हैं, है ना, तो रूट में जो रूट प्लांट पर सबसे पहले बनेगी, जैसे मैं कहूं कि ये प्लांट है, इस प्लांट पर ये जो मेन रूट सबसे पहले बन रही है ये वाली, इसको हम प्राइमरी रूट कहेंगे। इस प्राइमरी रूट के ऊपर ये जो आपको ग्रोथ होती दिख रही है इसको आप सेकेंडरी रूट कहेंगे। और सेकेंडरी के ऊपर जो और आगे लेटरल ग्रोथ हो रही है
उसे आप टर्सरी रूट कहेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स का नाम देंगे आप इसको। साथ ही साथ आपको यह भी समझना है कि जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट की बात करते हैं तो याद रहे आपको कि डाइकोट जो प्लांट्स होते हैं इनमें तो ये लॉन्ग लिव्ड होती है। मतलब जो डाइकोट प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म में, ये जितने टाइम तक जिंदा रहेंगे तो इनके साथ इनकी ये जो रूट है ये भी जिंदा रहेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चे प्राइमरी रूट्स में मोनोकोट के बारे में, तो आप बताइए कि मोनोकोट में जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। प्राइमरी रूट जो है वो कैसी है? शॉर्ट लिव्ड है। अब जब ये प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड है तो आप बताइए कि इसको रिप्लेस करता है कौन? बोलिए फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जो होती है वो इसे रिप्लेस कर देती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मोनोकोट के एग्जांपल की बात करूं तो आप बताइए कि हमारे पास ये प्लांट था, ठीक है। इस प्लांट में ये जो अंदर रूट बना रहा हूं मैं, ये ऊपर स्टेम है बच्चे, ध्यान देना बात पे आप, एनसीईआरटी की लाइनें समझ पाओगे आप। ये स्टेम है और ये इसकी प्राइमरी रूट है। प्राइमरी रूट है तो आप बताइए इसमें प्राइमरी रूट जो है वो तो शॉर्ट लिव्ड है, तो उसकी जगह बोलो जो स्टेम है, स्टेम के बेस से ऐसे फाइब्रस रूट बनती है, बोलो। तो बताइए ये कौन है? तो हम कहेंगे ये फाइब्रस रूट है। और फाइब्रस रूट कहां से डेवलप हुई है? बोलो फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, कि स्टेम के बेस से ये रूट डेवलप हुई है। स्टेम के बेस से ये रूट डेवलप हुई है ना। किसमें बात चल रही है? मोनोकोट्स में। मोनोकोट्स में जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहती है, फिर उसकी जगह जो है वो बच्चे फाइब्रस रूट ले लेती है। फाइब्रस रूट ले लेती है। अब मैं आपको एक बात और यहां से समझाना चाहूंगा कि जब हम प्राइमरी रूट की बात करते हैं तो प्राइमरी रूट के लिए हमें टैप रूट सिस्टम याद करना होता है। टैप रूट सिस्टम, जैसे मैं आपको समझाऊं कि भाई हमारे पास ना ये एक सीड है, इस सीड के अंदर ये जो बच्चे स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, बताइए इस स्ट्रक्चर का नाम है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं प्लूम्यूल, जो कि फ्यूचर में जाके शूट का फॉर्मेशन करेगा। अब अगर आपसे को पूछे कि व्हाट इज द शूट, तो आप बताइए फ्लावर, लीफ, स्टेम, ये जो सब स्ट्रक्चर मिलकर बनाएंगे, इन्हीं सभी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? शूट। मतलब शूट होता है जिसमें स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, बर्ड्स, ये सब आते हैं। उन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं? उसे हम नाम दे रहे हैं भाई शूट। तो आप बताइए एम्ब्रियो के दो पार्ट हैं, एक तो हमने बोला है प्लूम्यूल और दूसरा हम बताते हैं बच्चे रेडिकल। और बताइए कि जो रेडिकल होता है वो रूट में डेवलप होता है। और बताइए ऐसी रूट जो कि रेडिकल से डेवलप हुई है, उस रूट को हम टैप रूट के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब यहां जो फर्स्ट टाइम हमने ये जो रूट बनाई, ये वाली, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी रूट बोल रहे हैं। तो आप बताइए ये प्राइमरी रूट एक तरीके से टैप रूट ही है। और साथ ही साथ इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि प्लांट्स में हमेशा टैप रूट ही जिंदा रहे या टैप रूट ही काम करे, ऐसा जरूरी नहीं है। प्लांट में टैप रूट होती है, ये ठीक है, लेकिन हमेशा रूट के लिए काम टैप रूट ही करे ऐसा जरूरी नहीं है। आप ये भी याद रखिए कि टैप रूट की जगह, यहां देखो ना आप, मोनोकोट में टैप रूट जो होती है प्राइमरी रूट, वो तो शॉर्ट लिव्ड होती है, और उसकी जगह कौन ले लेता है? तो हम कहते हैं उसकी जगह फाइब्रस रूट ले लेती है। तो इसका मतलब आप बताइए ऐसी रूट्स जो कि डेवलप होती हैं अदर देन रेडिकल, आप बताइए एडवेंटेशियस रूट कहेंगे उनको हम, क्या कहेंगे? एडवेंटेशियस रूट। हम कहेंगे एडवेंटेशियस रूट डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल। रेडिकल के अलावा अगर कहीं से भी ये रूट डेवलप होगी
तो हम ऐसी रूट को एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जो फाइब्रस रूट हम पढ़ रहे हैं, ये फाइब्रस रूट एक तरीके से एडवेंटिशियस रूट ही है, क्योंकि ये फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम डेवलप हो रही है। फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम ये रूट डेवलप हो रही है। इसी पे मैं आपसे बात करूं तो मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चे की नीट 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि द रूट्स दैट आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर। क्वेश्चन था कि भाई ऐसी रूट्स बताओ जो कि रूट स्टेम के बेस से डेवलप हो। तो आप सिंपल आंसर दे सकते हैं कि फाइब्रस रूट्स आर डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। नीट 2020 का ये क्वेश्चन और एनसीईआरटी की डॉट लाइन है, जब आप एनसीईआरटी से रूट पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी, जिसमें 4 ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑप्शन था लेटरल रूट, सेकंड ऑप्शन था फाइब्रस रूट, थर्ड ऑप्शन था प्राइमरी रूट एंड फोर्थ ऑप्शन था प्रॉप रूट। तो हमारा आंसर जाएगा फाइब्रस रूट, डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़े हम, तो अब आपको मैं जो बताऊंगा बच्चे, वो मैं बताऊंगा रूट के रीजन्स के बारे में। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है बच्चे रीजन्स ऑफ द रूट। देखिए, जब हम रीजन्स ऑफ द रूट की बात करेंगे तो आप बताएंगे कि जो हमारे पास ये रूट है, इस रूट को अगर हम यहां पर थोड़ा डायग्राम बड़ा करके बनाएं तो आप बताएंगे कि भाई जैसे रूट है ये, तो रीजन्स में सबसे टॉप का जो रीजन होता है ये वाला टिप पर, इसे हम रूट कैप कहते हैं। एनसीईआरटी इसे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कहती है। थिम्बल लाइक मतलब होता है फ्रंट से तीखा होना, पॉइंटेड होना, नोक जैसी, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो रूट कैप की सेल्स हैं, ये क्या करती है, इसके ठीक पीछे का जो रीजन होता है, जिसे कि हम मेरिस्टेमेटिक जोन या मेरिस्टेमेटिक रीजन के नाम से जानते हैं। तो आप बताएंगे जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, इसकी सेल्स का काम होता है कंटिन्यू डिवाइड करना। तो क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक है रीजन रूट का, वो रिस्पॉन्सिबल है बच्चे ग्रोथ ऑफ द रूट के लिए, ग्रोथ ऑफ द रूट के लिए। अब जब ये ग्रोथ ऑफ द रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इस मेरिस्टेमेटिक रीजन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है रूट कैप। और सॉइल के अंदर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक ग्रोथ जब रूट करती है, तो सॉइल पार्टिकल्स के साथ फ्रिक्शन से बचाए रखने का काम करता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। देखिए, मेरिस्टेमेटिक रीजन की जो सेल्स होती हैं, इनका काम होता है कंटिन्यू सेल डिवीजन करना। और आप बताइए, ये सेल्स आइसोडायमेट्रिक और डेंस साइटोप्लाज्म के साथ होती हैं। डेंस साइटोप्लाज्म के साथ होती है मींस मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव सेल्स होती हैं, मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव सेल्स होती हैं। एनसीईआरटी सबसे पहले रूट कैप पढ़ाती है, फिर कहती है फ्यू मिलीमीटर्स अबव रीजन दैट इज द मेरिस्टेमेटिक रीजन। और फिर एनसीईआरटी लिखती है कि इस मेरिस्टेमेटिक रीजन के ठीक ऊपर की तरफ आपको एक रैपिड ग्रोथ करता हुआ रीजन दिखता है। इस रीजन को हम एलोंगेशन रीजन के नाम से जानते हैं। और यहां जो है सेल्स, आप बताइए, न्यूली फॉर्म सेल्स अपने आप को एनलार्ज करती हैं। उनका एनलार्जमेंट होता है ड्यू टू टर्गर प्रेशर। मतलब जो सेल है, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल है, इन सेल का साइज ये है, तो एलोंगेशन रीजन में सेल्स का साइज बड़ा होता है, बड़ा होता है। ये साइज बढ़ेगा कैसे, आप बताएंगे, वाटर की एंट्री की वजह से, जिससे सेल के अंदर डेवलप होगा टर्गर प्रेशर। और वो टर्गर प्रेशर इन सेल्स के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम कहते हैं कि भाई एनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर एनसीईआरटी कहती है इसके ठीक पीछे की तरफ प्रॉक्सिमल टू एलोंगेशन आपको रीजन जो दिखता है, ये मैच्योरेशन रीजन होता है। और बताइए
कि जो मैच्योरेशन रीजन है, यहां की सेल्स मैच्योर हो जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। अगर ये यहां पर मैच्योर होने वाली सेल को जाइलम की सेल बनना होगा तो इनकी सेल वॉल में डिपॉजिट हो जाएगा कौन? लिग्निन। लेकिन अगर इसको रूट की एंडोडर्मिस बनना होगा तो इसमें सुबेरिन डिपॉजिट होगा। अगर इसको फ्लोएम की कोई सेल बनना होगा तो बताओ मेच्योरिटी पर सीव सेल्स, जो सीव ट्यूब्स होती हैं, उनका न्यूक्लियस गायब हो जाएगा, है ना। और अगर इनको कॉर्टेक्स की सेल बनना होगा तो बताइए कि ये पैरेन्काइमा टिश्यू ही बना रहेगा जिसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये चार जो रीजन हम पढ़ रहे हैं, ये रीजंस हैं बच्चे रूट के। इसी में एक बात आपको और ऐड करनी है कि जो मैच्योरेशन रीजन होता है, इस मैच्योरेशन रीजन पर आपको मिलते हैं रूट हेयर्स। रूट हेयर्स। और हम जब रूट हेयर्स की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि रूट हेयर्स आर यूनिसेल्यूलर। रूट हेयर्स के यूनिसेल्यूलर होने का रीजन मैं आपको बता देता हूं। आप बताइए, जब हम एपिडर्मल सेल की बात करते हैं, जैसे रूट है, रूट की मैं एपिडर्मिस की बात करूं, मैं कहूं कि भाई ये एपिडर्मल सेल है रूट की, है ना। इसको मैं लिख देता हूं रूट एपिडर्मिस। अब आप बताइए कि रूट की जो एपिडर्मिस होती है वही सॉइल के अंदर एक्सटेंड हो जाती है, वही सॉइल में एक्सटेंड हो जाती है। तो रूट हेयर जो होते हैं वो एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस होते हैं, एपिडर्मल सेल के एक्सटेंशन होते हैं। और ये क्या करते हैं आप बताइए? इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ द रूट। रूट का एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज कर देते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि रूट का जो फंक्शन है वो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है मेनली। हालांकि वो फूड का स्टोरेज भी करती है, पीजीआर का सिंथेसिस भी करती है, लेकिन मेन फंक्शन जो है वो मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन है। तो आप बताइए कि जो रूट हेयर्स है ना, ये इसके एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। और सबसे ज्यादा रूट हेयर आपको जो मैच्योरेशन रीजन में मिलते हैं। मैं क्लियर कर दूं, 2017 में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस भी कर रहा हूं, 2017 में था। आप बताइए, एआईपीएमटी का ये क्वेश्चन है कि रूट हेयर्स डेवलप्ड फ्रॉम द रीजन ऑफ। रूट हेयर किस रीजन से डेवलप होते हैं? तो हम बताते हैं, ऑप्शन है हमारे पास एलोंगेशन रीजन, रूट कैप रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन और द मैच्योरेशन रीजन। तो हमारा आंसर होता है मैच्योरेशन रीजन। मैच्योरेशन रीजन में रूट हेयर सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। यहां बच्चे में एक बात और क्लियर कर देता हूं कि जो रूट हेयर्स होते हैं, ये रूट हेयर्स यूनिसेल्यूलर हैं, समझना पड़ेगा आपको। वहीं आपको समझना है कि स्टेम पर भी रूट हेयर्स होते हैं, स्टेम हेयर्स। जैसे रूट पर हेयर है, ये एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाते हैं, ऐसे ही आप बताइए स्टेम पर भी हेयर होते हैं। और जो स्टेम पर हेयर होते हैं वो ऐसे, जैसे मान लो कि वैसे ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर ये जो बाल दिख रहे हैं ना बच्चे, ये हेयर्स हैं एज इट इज। ऐसा स्टेम के साथ भी। और स्टेम पर जो हेयर पाए जाते हैं उनको ट्राइकॉम्स कहा जाता है। और वो मल्टी सेलुलर होते हैं। सेल डिवीजन का रीजन, उनका रीजन है सेल डिवीजन के, कि वो सेल डिवीजन से बनते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। तो ये आपको रीजंस ऑफ द रूट याद करने हैं। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट जो हम टॉपिक एनसीईआरटी का पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट। अभी जो हम जो बात करेंगे बच्चे, वो हम बात करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट की। देखिए, जब रूट के मॉडिफिकेशंस की बात आती है तो आप बताइए, इन सम प्लांट्स, यहां मैं लिख सकता हूं आपके लिए कि इन सम प्लांट्स shape and structures modified to perform functions other than absorption एंड ट्रांसपोर्ट। की जो रूट है उनका हमने मेन फंक्शन कहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में इनको मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं अपनी शेप्स में और स्ट्रक्चर में।
क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि वो फंक्शन इनके अलावा परफॉर्म करना चाहती हैं। बेसिकली एनसीईआरटी ने जो हमें फंक्शन यहां डिस्कस करने के लिए बोला है बच्चे, वो 3 फंक्शन है। पहला है मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। आप मैं लिख के दे रहा हूं यहां नंबर 1 पे, मॉडिफिकेशंस फॉर फूड स्टोरेज, सही है। दूसरा, मॉडिफिकेशंस फॉर सपोर्ट, और तीसरा मॉडिफिकेशंस फॉर रेस्पिरेशन, जो कि बेसिकली हमें तीनों एनसीईआरटी ने पढ़ाए हैं। क्या क्या पढ़ाया है जी? मॉडिफिकेशन फॉर स्टोरेज, मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट, मॉडिफिकेशन फॉर हम कहेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यहां एग्जांपल लिया है एनसीईआरटी ने कैरेट का, एग्जांपल लिया है टर्निप का। आप बताइए कि हमारे पास क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम्स भी हैं इसके, किस किस के? हम कहेंगे एनसीईआरटी ने हमें एग्जांपल दिया है बच्चे कैरेट का, एग्जांपल हमें उन्होंने टर्निप का भी दिया है थ्योरी में, है ना। तो यहां जैसे मैं लिखूंगा कि भाई एग्जांपल के तौर पे एक तो मैं आपको कहता हूं टर्निप। अब आप एक साथ साथ याद रखिए बच्चे कैरेट, यहां रूट भी मैंने 2 तरह की पढ़ाई है, एक तो टैप रूट और दूसरा एडवर्टेंशियस। तो आप बताइए जो टर्निप होती है वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, कैरेट भी टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, लेकिन किसके लिए? फॉर फूड स्टोरेज। समझ रहे हैं बात या नहीं? एनसीईआरटी ने यहां एग्जांपल हमें स्वीट पोटैटो का भी दिया है, लेकिन स्वीट पोटैटो का जो एग्जांपल है बच्चे वो एडवर्टेंशियस रूट का है। ध्यान रखना आप, स्वीट पोटैटो जो एग्जांपल है वो किसका है? एडवर्टेंशियस रूट का है। फिर एनसीईआरटी से जब आप ये मॉडिफिकेशन फॉर द स्टोरेज पढ़ेंगे, समझ रहे हैं बात या नहीं? मॉडिफिकेशन फॉर द स्टोरेज पढ़ेंगे तो इसको आप ऐसे याद करिए कि जैसे भाई टर्निप है तो आपको ये पढ़ाई जाती है कि नेपी फॉर्म होती है, कैरेट पढ़ाते हैं कॉनिकल फॉर्म होती है, समझ रहे हैं। स्वीट पोटैटो पढ़ाते हैं तो ट्यूबरस फॉर्म बताते हैं इसकी, हम कैसे बताते हैं? ट्यूबरस फॉर्म बताते हैं। तो ये टर्निप, बोलो शलजम, टर्निप शलजम कैसी फॉर्म बताएंगे? हम कहेंगे कि भाई ये नेपी फॉर्म है। कैरेट हम बताएंगे कैरेट जो है वो कॉनिकल है। अगर स्वीट पोटैटो की बात आएगी तो शेप में बताएंगे कि ट्यूबरस है, ट्यूबरस है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने हमें यह क्वेश्चन पूछा वहां पर स्टोरेज के साथ, उन्होंने कहा कि क्या आप और एग्जांपल दे सकते हैं? तो मैं क्लियर कर दूं कि हमारी सिलेबस से जो हमारे एनसीईआरटी में पढ़ाया जा रहा है उसमें रूट के मॉडिफिकेशन से 3 एग्जांपल्स आपको और बताने हैं, जो कि 2 तो आपको मॉर्फोलॉजी में ही बढ़िया से मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से मिलेंगे। एक तो जो डायग्राम्स दिए गए हैं हमें उसमें आपको रेडिश का डायग्राम दिख जाएगा, जो कि एनसीईआरटी ने एग्जांपल में नहीं लिखा। रेडिश, और जो रेडिश है बच्चे वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? टैप रूट का ही मॉडिफिकेशन है, टैप रूट का। साथ ही साथ आपको समझना है कि भाई एस्पेगेरस, एस्पेगेरस इसका भी एग्जांपल है एनसीईआरटी में, लेकिन डायग्राम बना हुआ है। इसे भी हम टैप रूट का नहीं एडवर्टेंशियस रूट का एग्जांपल कहते हैं। एक तो बात तो ये आपको याद करनी है कि ये एग्जांपल सारे एनसीईआरटी के हैं। टर्निप, कैरेट और स्वीट पोटैटो तो एनसीईआरटी ने हमें थ्योरी में लिख के दिया है। टर्निप, कैरेट और स्वीट पोटैटो तो हमें एनसीईआरटी ने थ्योरी में लिख के दिया है। रेडिश का और एस्पेगेरस का हमारे पास एग्जांपल है। रेडिश जो है वो फ्यूजी फॉर्म में आती है और एस्पेगेरस जो है बच्चे वो आती है किसमें? फेसिकुलेटेड रूट के अंदर, एडवर्टेंशियस में। लेकिन शेप याद करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने हमें नहीं पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो ये एग्जांपल्स आपको याद करने पड़ेंगे यहां से कि टर्निप है, कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, रेडिश है और एस्पेगेरस है। यहां ना मैं एक न्यूट्रिशन के लिए एग्जांपल और दे सकता हूं, लेकिन वो स्टोरेज ऑफ रूट मतलब स्टोरेज ऑफ फूड के लिए तो नहीं होगा। उसको हम नोड्यूलेटेड रूट कहते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर अगर आप देखेंगे बच्चे रूट नोड्यूल का डायग्राम है, तो आप बताइए कि जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं उनके साथ जब राइजोबियम बैक्टीरिया
जब नॉन लेग्यूम प्लांट में एल्नस और कैजुराइना के साथ जब फ्रैंकिया सिम्बायोसिस करता है तो रूट नोड्यूल्स नाम की स्ट्रक्चर बनाता है। तो आप बताइए कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट द, ये तो है स्टोरेज के लिए, ये तो हमें एनसीईआरटी ने एज इट इज तीनों पढ़ाए हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ फूड, स्टोरेज भी पढ़ाया है, सपोर्ट भी पढ़ाया है और रेस्पिरेशन भी पढ़ाया है। लेकिन आपको ना एनसीईआरटी से एक मॉडिफिकेशन और भी याद करना पड़ेगा और वो है बच्चे रूट नोड्यूल्स। मैं इसको अलग से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये बात याद रहे कि रूट नोड्यूल्स जो हैं ये भी हमारे लिए एक मॉडिफिकेशन ऑफ रूट ही है, लेकिन ये क्या है, सिम्बायोटिक कनेक्शन है बच्चे, सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर है राइजोबियम के साथ इन लेग्यूम्स। लेग्यूम प्लांट का एग्जांपल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास फाबेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं जो कि प्रोटीन स्टोर करते हैं उन सबको हम लिख सकते हैं। तो मॉडिफिकेशंस में इतना याद करिए, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 3 एग्जांपल हमारे पास ये थ्योरी में है, 2 एग्जांपल हमारे पास यहां डायग्राम में है, एक एग्जांपल मैं आपको मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से अलग से दे रहा हूं। हालांकि ये स्टोरेज ऑफ फूड के लिए नहीं है, लेकिन रिलेट तो न्यूट्रिशन से ही करता है क्योंकि नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्टिंग रूट की बात आएगी तो सपोर्टिंग रूट में एक तो आपको याद करनी है प्रोप रूट्स। इसमें आप एग्जांपल याद कर सकते हैं बेनियन ट्री का। बरगद का जो पेड़ होता है ना बच्चे, जैसे मान लीजिए बरगद के पेड़ का ये मेन स्टेम है, इस मेन स्टेम से ये ब्रांचेस निकलती हैं साइडों में। ये बेनियन ट्री है। बेनियन ट्री पे जब यहां से ब्रांचेस निकलेंगी तो आप देखेंगे कि भाई इन ब्रांचेस में है ना, यहां से ये जो नीचे सॉइल है ये रूट लटकती हुई दिखती हैं आपको, कई बार आपने देखा भी होगा इसको ध्यान से। तो आपको यहां से रूट्स लटकती हुई दिखती हैं ये ऐसे बेनियन ट्री में। ये जो रूट्स यहां से लटकती हुई दिखती हैं इन रूट्स को हम प्रॉप रूट कहते हैं। जो कि क्या होता है कि जब ये ब्रांचिंग फैलती है ना साइडों में तो वेट बढ़ता है, वेट बढ़ता है। उस वेट को कम करने के लिए कि भाई ओवरकम करने के लिए कि ताकि भाई रूट टूट ना जाए, नीचे ना गिर जाए, बचाने के लिए वहां पर हम कहते हैं कि भाई क्या होता है, तो हम कहते हैं वहां उनको बचाने के लिए हमारे पास एक प्रॉप रूट यहां डेवलप हो जाती है। और ये प्रॉप रूट जो है बच्चे ये ओरिजिन में आपको कैसी बतानी है, तो हम कहते हैं कि भाई ओरिजिन में हमें ये एडवेंटेशियस बतानी है और ये ब्रांचेस को सपोर्ट देती है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि ये जब ग्रोथ करते 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 क्या होती है कि सॉइल के अंदर ही एंटर कर जाती है यहां से, और सॉइल में एंटर करने के बाद आप बताइए कि अगर इधर से आप इस स्टेम को यहां से काट भी देंगे ना बच्चे तो ये एक न्यू प्लांट रेडी हो जाएगा आपका यहां से। सपोर्टिंग रूट में आती है, कौन सी रूट्स की बात चल रही है, तो हम कहते हैं कि भाई प्रॉप रूट्स की, जो कि बेनियन ट्री में होती है। दूसरा जो एग्जांपल आपको यहां पर याद करना है वो एग्जांपल याद करना है स्टिल्ट रूट का। ये भी हमारे पास एनसीईआरटी में है। इसमें आप शुगर केन और मेज को याद करिए एग्जांपल के तौर पर। शुगर केन और मेज प्लांट को याद करिए। होता क्या है कि शुगर केन और मेज प्लांट की जब हम बात करते हैं, मैं एग्जांपल इधर लिखता हूं, तो उनका ये जो मेन स्टेम है जैसे शुगर केन का या मेज का, तो आप बताएंगे कि भाई इधर तो ये सॉइल है नीचे की तरफ, ये उनका ऊपर की तरफ ये जो है एरियल पार्ट में ये स्टेम है। स्टेम पर प्रेजेंट होती है नोड्स और इंटरनोड्स। गन्ने और मेज की बात चल रही है, तो जो इनकी नोड और इंटरनोड्स की बात चल रही है कि ये नोड है इनकी, जो बिल्कुल नीचे जमीन के आसपास की नोड होती हैं, वहां से आप बताएंगे कि यूं साइडों में रूट्स निकलती हैं ऐसे। जैसे ये सेम टू सेम वैसे ही जैसे टेंट होता है ना, टेंट, टेंट को हम क्या करते हैं कि सपोर्ट देते हैं, टेंट को सपोर्ट देते हैं कि भाई पाइप लगाते हैं, पाइप को साइडों से रस्सियों से बांध देते हैं। जब पाइप को हम साइडों से रस्सियों से बांध देते हैं तो उस टाइम पे वो क्या करता है, साइडों में सपोर्ट कर देता है उसको, लंबे खड़े हुए स्टेम को। तो आप बताइए गन्ने को और मेज को लंबा जाना है मोनोकोट। मोनोकोट में नीचे की जो उनकी टैप रूट होती है वो ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती, फाइब्रस की जगह उसकी जगह फाइब्रस आ जाती है। याद करिए जैसे कि हमने एग्जाम्पल वीट का भी लिया था। तो फिर आप बताइए कि जब अगर प्लांट की लेंथ बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, तो उसको सीधा खड़े रहने में हेल्प कौन करेगा, तो हम करेंगे उसको सीधा खड़े रहने में हेल्प करेगी स्टिल्ट रूट्स।
और स्टिल्ट रूट में एग्जांपल आप शुगर केन का और मेज का याद करिए, क्योंकि ये काफी हाइट तक ग्रोथ करते हैं, और जब ये काफी हाइट तक ग्रोथ करते हैं तो ये प्लांट को क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। इसलिए हमने मॉडिफिकेशन ऑफ सपोर्ट में पढ़ा है प्रोप रूट को और किसको, स्टिल्ट रूट। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे हम। जब हम आगे बढ़ेंगे तो बात आएगी मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर द रेस्पिरेशन की। इसमें आप एग्जांपल याद करिए बच्चे, राइजोफोरा का। किसका एग्जांपल याद करेंगे, राइजोफोरा का। देखिए जब आप राइजोफोरा का एग्जांपल लेते हैं, या मैंग्रोव प्लांट्स इनको कहते हैं, तो आप बताएंगे कि ये हेलोफाइट्स होते हैं, हेलोफाइट्स। ठीक है, हेलोफाइट्स क्या है, आप बताइए। हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो ज्यादा पानी और ज्यादा सॉल्ट वाले एरिया में ग्रो करते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं यहां पर ये सॉइल बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, आपको चीजें समझाने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने इधर ये क्या बनाया, सॉइल बनाई। ठीक है, इस सॉइल के अंदर ये प्लांट ग्रो कर रहा है। ये प्लांट की रूट है और ये इसकी स्टेम है। आप बताइए अंदर सॉइल के अंदर वाटर जो है बच्चे उसका लेवल हाई है। सॉइल के अंदर वाटर का लेवल क्या है, हाई है। अब आप देखिए अपने घर पे ना, कभी भी आप गमले में पानी देके देखिए, जब गमले में आप पानी डालते हैं ना तो वहां से क्या होता है, बुलबुले निकलते हैं। इन बुलबुलों के निकलने का मतलब ये हो गया कि जो सॉइल है ना उसमें गैस प्रेजेंट होती है, उस गैस में ऑक्सीजन भी है, जो कि रूट्स के एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेल्प करती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। और जो सेल है रूट की, वो अच्छे से रेस्पायर करके अपना मेटाबॉलिज्म चला पाती है। लेकिन जब यहां हेलोफाइट्स की हम बात करते हैं तो आप बताइए सॉइल के अंदर वाटर का लेवल काफी हाई है, गीली मिट्टी है, कीचड़ है, तो सॉइल के अंदर गैसेस है ही नहीं। क्यों, क्योंकि गैसेस रिप्लेस्ड बाय वाटर, गैसेस रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब वाटर से जब इसको रिप्लेस कर दिया गया है तो फिर क्या होगा कि जो रूट्स हैं वो यहां से ग्रो करते हुए यूं बाहर आएंगी। मतलब जनरली ऐसा होता है कि रूट्स जो होती हैं वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक ग्रोथ नहीं करती हैं। लेकिन आप बताइए कि भाई जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है किसका, राइजोफोरा का, इनके अंदर जो रूट्स होती हैं वो रूट्स क्या करती हैं, बाहर की तरफ ग्रोथ करती हैं। बाहर की तरफ जब ये ग्रोथ करती हैं तो आप बताएंगे इन रूट्स के जो टिप होते हैं ना, ये वाले टिप, ये ओपन होते हैं। इन ओपन टिप्स को हम न्यूमेटोथोड कहते हैं। न्यूमेटोथोड, क्या बोलेंगे, न्यूमेटोथोड कहेंगे, न्यूमेटोथोड्स। याद रखिए कि जब न्यूमेटोथोड्स की बात आती है तो न्यूमेटोथोड्स होते किस लिए हैं, तो आप बताएंगे गैसियस एक्सचेंज के लिए। समझ रहे हैं बात या नहीं। और ऐसी रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, ऐसी रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स। तो याद रखिए कि मॉडिफिकेशन फॉर द रेस्पिरेशन इन राइजोफोरा, और राइजोफोरा की जो रूट्स आप याद करेंगे उन रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स कहेंगे। और बच्चे ये मॉडिफिकेशंस एनसीईआरटी से हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम करते हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की बात, है ना। तो देखिए मैं डिस्कस करूं, सबसे पहले 2016 में क्वेश्चन आया है न्यूमेटोफोर्स पर। क्वेश्चन था कि न्यूमेटोफोर्स अकर्स इन, न्यूमेटोफोर्स अकर्स इन, ऑप्शन में हेलोफाइट्स है, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट जो पानी में डूबे हुए प्लांट है, जैसे कि हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, जूस्टेरा। आप बताइए नहीं, पानी में डूबे हुए प्लांट के न्यूमेटोफोर की जरूरत ही नहीं, उनमें तो कोई पोर ही नहीं होते, ना स्टोमेटा ना लेंटिसेल्स, कुछ भी नहीं। पानी में जो डूबे हुए प्लांट होते हैं वो अपनी जो सरफेस होती है वहीं से डिफ्यूजन से गैसेस एक्सचेंज कर लेते हैं। कार्निवोरा प्लांट नहीं, कार्निवोरस प्लांट होते ही नहीं कोई, होते भी हैं तो इनके लिए ऐसा काम नहीं करना अपने को। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, पानी में डूबे हुए प्लांट्स भी नहीं। तो आप बताएंगे हेलोफाइट्स की बात हो गई। तो पहला जो ऑप्शन है कि न्यूमेटोफोर्स अकर्स इन, तो हम बताएंगे कि न्यूमेटोफोर्स अकर्स इन हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स, ये 2016 का क्वेश्चन है।
इसी सीक्वेंस में 2018 में क्वेश्चन आया कि स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफाइड, आप देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर द फूड स्टोरेज में स्वीट पोटैटो का एग्जांपल है एडवेंटेशियस रूट के लिए। तो आप बताइए स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफाइड, ऑप्शन था स्टेम, एडवेंटेशियस रूट, टैप रूट और राइजोम। तो आप बताइए कि एडवेंटेशियस रूट, क्योंकि हम तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में ही स्वीट पोटैटो को पढ़ते हैं, तो स्टेम तो हो ही नहीं सकता। राइजोम भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता, तो ऑप्शन दो ही बचे, एडवेंटेशियस रूट और टैप रूट। तो आप बताइए कि एडवेंटेशियस रूट। फिर आप बताइए वहीं कि 2011 में फिर क्वेश्चन मतलब आया था, पहले 2016 का भी डिस्कस किया, 2011 में अभी आया था, स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू, होमोलोगस टू मतलब है क्या स्वीट पोटैटो? तो आप बताएंगे टर्निप, पोटैटो, कोलोकेशिया और जिंजर। टर्निप, पोटैटो, कोलोकेशिया और जिंजर। बताइए पोटैटो आलू स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो तो रूट का है, रूट के मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम, है ना। फिर बात आती है जिंजर, बोलो स्टेम का मॉडिफिकेशन, ये भी नहीं। फिर आता है कोलोकेशिया, बोलो स्टेम मॉडिफिकेशन, बचा क्या? टर्निप। और देखो टर्निप का हमारे पास एग्जांपल है टैप रूट में मॉडिफिकेशन फॉर द फूड स्टोरेज। तो फूड स्टोरेज फंक्शन सेम, फंक्शन सेम, तो हम कह देते हैं होमोलोगस, बोथ आर रूट्स, स्वीट पोटैटो भी और टर्निप भी। तो ये 2011 में क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, आपको आपकी पीवाईक्यूज में मिलेगा। इस वीडियो में बच्चे मैंने आपके साथ बोर्ड पर रूट को डिस्कस किया है। मुझे लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव जो मेरे लिए रहती है टीचिंग, बच्चे वो बोर्ड पे ही टीचिंग करवाना ज्यादा बेस्ट है, इसलिए मैं टुकड़ों में लेके आऊंगा। अभी मैंने रूट पढ़ाया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टेम पढ़ाऊंगा, फिर लीफ, फ्लावर और फैमिलीज। मैं इसी सीक्वेंस में मॉर्फोलॉजी आपको कंप्लीट करवाऊंगा छोटे छोटे टुकड़ों में। अच्छे से पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करिए। बेस्ट ऑफ लक।